स्वास्थ्य सुरक्षा, मानसिक किसी प्रकार की हानि होती है तो मानसिक किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो घरेलू हिंसा की कैटेगरी में आता है। सरकार ने भी इसके लिए प्रयास किया है, इसको रोका जाए। अगर हम आदिकाल की बात करें तो दो विश्व युद्ध जो हम कह सकते हैं हमारे सनातन धर्म में, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के विरुद्ध ही हुआ। माता सीता के विरुद्ध किया गया अत्याचार, या द्रौपदी का स्वयंवर में, द्रौपदी का राज्यसभा में किया गया अत्याचार, द्रौपदी के द्वारा किया गया, द्रौपदी पे परिवार के द्वारा ही अत्याचार किया गया था, तो घरेलू हिंसा की श्रेणी में ही आ सकता है। और हमारे सामने बहुत बड़ा कि महाभारत जैसा विश्व युद्ध हमारे सामने होकर के आया। वास्तव में घरेलू हिंसा क्या है, क्या अधिनियम है, क्या कानून है, क्या प्रोविजंस है, और किस प्रकार हम अपनी माताओं और बहनों को घरेलू हिंसा से बचा सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं, इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर स्मृति निगम श्रीवास्तव, पीएचडी इन सोशल वर्क। लगभग 25 सालों से आप समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं। Pursuing MSc in Counseling and Family Therapy, PG Diploma in Counseling from Family Therapy from IGNOU। अब आपका टीचिंग का भी एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है, कटनी से लेकर के भोपाल के विभिन्न आर्ट्स एंड कॉलेजेस, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेजेस में आपने पढ़ाया है। बच्चों के साथ आप जुड़ी रही हैं। घरेलू हिंसा में भी काफी, घरेलू हिंसा में माताओं बहनों के साथ काम करने का काफी लंबा अनुभव है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर स्मृति श्रीवास्तव को कि आज का जो हमारा विषय है एक्ट और व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन चिल्ड्रन, बच्चों पे घरेलू हिंसा के क्या प्रभाव हैं, इस विषय पर अपनी बात रखें। डॉक्टर स्मृति, ओवर टू यू। Good evening, everyone. First of all, I like to thank Dr. Raghavendra Sharma ji, who is the chairman of CCF, Rashtriya Seva Bharati, and Dr. Kripa Shankar Chaube ji, who is the convener of this webinar. बिकॉज आपने कितना अच्छा इशू लिया है जो कि महिलाओं और बच्चों के लिए सच में बहुत मुश्किल वाली चीज होती है, घरेलू हिंसा। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो है, मैं इसमें फर्स्ट हाफ में मैं आपको घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में बताऊंगी, और सेकेंड हाफ में मैं बच्चों पर क्या असर होता है, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ और बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बहुत सारे केसेस में देखती हूँ कि बहुत ज्यादा जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं बच्चों में। तो एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको प्रेजेंटेशन अपना शेयर कर लूं। जी प्लीज। ओके, ये आप लोग को दिख रहा है सर? हाँ जी, स्टार्ट हो गया। ओके ओके ओके, यस। सो जी दिख रहा है, स्टार्ट करिए। ओके ओके, तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। देखिए, इसके पहले भी बहुत सारे कानून हैं महिलाओं की रक्षा के लिए, लेकिन फिर भी इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं पहले आपको इसके कानून के कुछ विशेष प्रावधान बताती हूँ। जैसा कि सबसे पहला कि एक सिविल लॉ है, इसमें जो है कहीं भी कोई पेनलाइज या पनिशमेंट नहीं है इनिशियल स्टेज में। तो ये जो है एक महिलाओं को जो है राइट ऑफ वुमेन टू लिव अ वायलेंस फ्री होम, कि महिला अपने घर में सुरक्षित बिना किसी वायलेंस के रह पाए, ये राइट इसको देता है। इसके अलावा ये जो है टेम्परेरी और इमरजेंसी रिलीफ है। देखिए, बाकी जो कानून हमारे पास है, हमारे पास इसका डाउरी का है और बहुत सारे कानून है, 498 में रिलीफ है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसीजर है। तो ये पाया गया कि जो महिलाएं जो ऐसे घरों में होती हैं जहां पर उनके ऊपर घरेलू हिंसा होती है, वहां पर कहीं ना कहीं जो है वो आगे नहीं आ पाती, क्योंकि उनके पास कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं होता, क्योंकि उनको कोई मदद नहीं होती। और इसमें जो है बहुत सारे प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा ये, जैसा कि आप जानते हैं, ये सिर्फ क्योंकि नाम से स्पष्ट है, ये महिलाओं के लिए है। हालांकि घरेलू हिंसा अगर हम एक ब्रॉडर टर्म में, जैसा कि अभी बात कर रहे थे चौबे जी, कि ये अगर किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर हिंसा है जो कि हमसे किसी रिश्ते में है, अगर ब्रॉडर टर्म में हम घरेलू हिंसा को कहें तो वो आप माता के साथ है, माता पिता के साथ है, बच्चों के साथ है, सास ससुर के साथ है, या किसी भी व्यक्ति पति के प्रति और पति के द्वारा की गई हिंसा भी है। और एक और इस जो है हमारा कानून है, इसमें जो है उन्होंने खाली मैरिज रिलेशन को नहीं लिया है,
उन्होंने इसके साथ में उनको भी प्रोटेक्शन दिया है जो महिलाएं बिना विवाह के लिव इन रिलेशन में रहती हैं, उनको भी इसमें प्रोटेक्शन है। यहाँ पर जो है बहुत ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव लिया गया है, क्योंकि इस तरह की भी चीजें हैं हमारे समाज में आज की डेट में, तो सबको ध्यान में रखते हुए। और ये एक टेम्पररी रिलीफ है कि जिससे कि अगर कोई महिला किसी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है तो वो बहुत जल्दी इसमें, इसके लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो है, अगर कोई महिला इस घटना को रिपोर्ट करती है तो 3 दिन के अंदर उस एप्लीकेशन पर पहली सुनवाई मजिस्ट्रेट को करनी है, और 2 महीने 60 दिन के अंदर अंदर इसको जो है, इस पे ऑर्डर्स पास हो जाने चाहिए। और इसके साथ ही मजिस्ट्रेट को यह भी अधिकार है कि अगर वो उसको लगता है, पाया जाता है कि महिला सच में जो है उसको परेशानी है या उसके खतरा है उसको, तो वो ऑर्डर्स प्रेमा फेसाई इंटरिम ऑर्डर भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी सुनवाई के बाद ही आदेश होगा। तो ये एक इसका मतलब, इसीलिए कह रही हूँ कि ये इमरजेंसी रिलीफ है कि भाई हमें अभी बहुत दिक्कत है, तो अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ भाई ये सही है, तो इमीडिएट आपको जो है उसमें ऑर्डर्स मिल सकते हैं। इसके अलावा जो है, इसके जो है ये सिविल लॉ तो है जिसमें कि कोई पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं। लेकिन अगर कोई जो है रिस्पोंडेंट का मतलब वो व्यक्ति जिसके ऊपर की घरेलू हिंसा का आरोप, अगर वो कोई भी व्यक्ति इन ऑर्डर्स को वॉयलेट करता है या नहीं मानता है, तो उसको जो है सजा का प्रावधान है। तब उसको 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। यहाँ दंड आ जाता है, लेकिन इनिशियल में नहीं है। अच्छा, दूसरी एक चीज क्या है कि ये एक एडिशन है एग्जिस्टिंग लॉ का, कोई भी फैमिली लॉ में चेंज नहीं है। जो पहले के अधिनियम है, दहेज निरोधक और जितने भी हमारे महिलाओं के उसके लिए अधिनियम है, वो उनके साथ ये लॉ और जुड़ गया है। ऐसा नहीं कि किसी लॉ को खत्म कर दिया गया है, ये एक इमरजेंसी का है, जैसे मैंने आपको बताया। तो एग्रीव्ड पर्सन हैज अ राइट टू, हाँ ये जैसे 498 में ऐसा नहीं है कि ये कर रहे हैं तो हम ये वाला नहीं कर पाएंगे, आप बाकी सारे के साथ इस लॉ में भी अपने लिए रिलीफ ले सकती हैं सभी महिलाएं। फिर इसमें जो है और जितनी भी चीजें हैं, अच्छा मान लीजिए कि आपका पहले से कोई ये चल रहे हैं, पिटिशन ऑफ डिवोर्स चल रहा है, मेंटेनेंस का चल रहा है, तो आपको अलग से जाके कहीं भी किसी भी महिला को अलग से जाके इसके लिए कंप्लेन नहीं करनी है। इसी में आप एक एप्लीकेशन दे देंगे कि भाई हमारे में ये धाराएं भी जोड़ी जाए, हमारे साथ ये घरेलू हिंसा भी हो रही है, तो आप इसको देखेंगे कि हो जाएगा। अब ये एक्ट का सबसे जो है वो है कि ये जो है रिकॉग्नाइज करता है कि जो भी डोमेस्टिक वायलेंस है वो किसी भी महिला के साथ एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, यानी कि वो उसके मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट है, क्योंकि हर महिला के लिए ये मानता है कि हर महिला को अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण जिंदगी जिए। फिर हाँ, जैसे कि है कि महिला का राइट है कि एक बिना हिंसा वाले घर में रहे। दूसरी चीज है, तीसरा इसका पॉइंट है कि वुमेन का राइट है रेजिडेंस का। देखिए क्या होता है कि जो हमारे जो समाज है या जो जिस हिंदू इसमें जहां पर हम लोग आज हैं, तो महिला जो है जहां रहती है, जैसे शादी के पहले वो पिता का घर होता है, शादी के बाद पति का घर होता है। तो कहीं से ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर ये माना गया है कि वो जहां भी रह रही है उस घर में भले उसका हिस्सा है या नहीं है, या उसके नाम पर है या नहीं है, लेकिन वो घर उसका है, आप उसे उस घर से बाहर नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार होता है कि जब दहेज में उन्होंने कहा कि जो है मारा पीटा निकाल दिया, तो वहां पर ये राइट है कि वो उस घर में महिला रह सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत अगर वो किसी को जो है अप्लाई भी करती है तो भी वो उस घर में रह सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर उसे किसी के खिलाफ शिकायत करनी है तो वो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, वो उस घर में अपनी पूरी डिग्निटी के साथ रह सकती है। इस एक्ट में ये प्रावधान है। ये इस तरह के ऑर्डर्स जो है मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो ये है किसके लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये सभी महिलाओं के लिए है। और सभी महिलाओं में हम जैसा कि कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे वो मैरिज का हो, एडॉप्शन का हो, या फिर आपका दूसरा रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर, कि जैसे ज्वाइंट फैमिली में, तो मतलब महिला मीन्स यहाँ पर माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाभी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, लिव इन पार्टनर हो सकती है, बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है,
और इसके अलावा जो भी रिश्ते में या फिर आपके साथ जो है आपकी कोई विडो भी हो सकती है। ऐसा नहीं है, कई बार होता है कि पति की मृत्यु के बाद जो घर वाले हैं वो आपको घर से निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसी चीजें देखी गई है समाज में। तो ये एक मतलब ओवरऑल एक ऐसा लॉ है जो सबको प्रोटेक्ट करता है। सिर्फ इसमें एक ये कंडीशन है कि हस्बैंड की कोई फीमेल रिलेटिव जो है किसी उसकी वाइफ के अगेंस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये माना गया है कि जैसे कि मदर इन लॉ है, वो अपनी बहू के अगेंस्ट इस एक्ट में खाली बहू के अगेंस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन अगर वो अपने ये कर सकती है कि मेरे बेटे को ये सिखाती है और बेटा मुझे मारता है, तो कहीं ना कहीं ये मेल्स के लिए है कि जो भी मेल मेंबर है फैमिली के, उनके लिए जो है उनके अगेंस्ट आप जा सकते हैं अगर वो आपके को प्रताड़ित कर रहे हैं। अब ये बात आती है कि डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। तो अगर हम यूएन में देखें तो यूएन डिक्लेरेशन में जो है डोमेस्टिक वायलेंस को 3 तरह से बताया गया है, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस और साइकोलॉजिकल वायलेंस। इसमें वो सारी प्रैक्टिसेस इन्होंने दी हैं जो कि फीमेल चाइल्ड के साथ है, सेक्सुअल अब्यूज है या कि आपको डाउरी रिलेटेड है, मैरिटल रेप है, सब चीजें यूएन ने इसमें दी हैं। लेकिन जो हमारा कानून है, हमारे कानून इससे एक कदम आगे कह सकती हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर इन 3 के अलावा फिजिकल अब्यूज, वर्बल अब्यूज और इमोशनल अब्यूज एंड सेक्सुअल अब्यूज के अलावा इसमें चौथा जो जोड़ा गया है पॉइंट, दैट इज इकोनॉमिकल अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज जो है ये हमारे यहाँ इसलिए जोड़ा गया है कि कई बार होता है कि जो महिलाएं जो है क्योंकि फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो उनके पति उनको पैसा नहीं देते या इस तरह से अब्यूज करते हैं, तो ये भी जोड़ा गया। अब हम देखते हैं कि किसको हम कहेंगे फिजिकल अब्यूज। इस लॉ के अकॉर्डिंग फिजिकल अब्यूज, देखिए ये एक ऐसा अब्यूज है जो सबको दिखाई देता है और हम इसको मानते भी हैं कि ये अब्यूज है। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि भाई मार दिया, पीट दिया, सर फूट गया, हाथ टूट गया, ये सारा जो है अब्यूज है। लेकिन फिजिकल अब्यूज में और क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे अगर आपको मेडिकल केयर ना दी जाए, देखिए आपकी फिजिकल हेल्थ उससे इनडायरेक्टली इंपैक्ट होगी। फोर्सिंग अल्कोहल, ड्रग यूज, प्रॉपर्टी को डैमेज करना, आपका सामान तोड़ दिया, आपको किसी डेंजरस सिचुएशन पे छोड़ के चले आए, आधी रात में सड़क पे छोड़ दिया, ये भी फिजिकल अब्यूज है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिजिकल अब्यूज के अंदर आती हैं और हम सब, मेरे ख्याल से जो हमारा समाज है इसको हम फिजिकल अब्यूज मानते भी हैं। लेकिन जो सबसे जो है डिफिकल्ट चीज होती है वो होता है हमारा वर्बल और इमोशनल अब्यूज। इसको हमारा जो हमने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि हम महिलाओं ने भी इसको इंटरलाइज कर लिया है। हम इसको मान के चलते हैं कि ये तो होता ही है। ज्यादातर लोग, जैसे कि आप किसी को कांस्टेंट क्रिटिसाइज करना है, ये एक ऐसा अब्यूज है जिसको कि प्रूफ करना बड़ा मुश्किल है। पर इसके बहुत, मैं एज अ काउंसलर ये बताऊंगी आपको कि इसके बड़े लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं लेडी पर भी जिसके साथ हो रही है या जो भी पर्सन के साथ हो रहा है, और उन बच्चों पर भी जो ऐसे घरों में पलते बढ़ते हैं। क्योंकि ये दिखता नहीं है, ये बहुत छुपी हुई चीज है। किसी की एबिलिटीज को आपने कम कर दिया, नेम कॉलिंग है, कुछ भी आपको, जिसे कहते हैं ना कि ये बहुत कॉमन है। और मुझे लगता है शायद ये बहुत सारे घरों में होता है, ज्यादातर घरों में होता है। कुछ नहीं, हम अपनी लड़कियों को ही सिखाते हैं, बेटा ये काम सीख लो नहीं तो तुम्हारी सास बोलेगी कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया। इटसेल्फ ये भी एक तरह का अब्यूज है। या कई बार होता है कि शादी के बाद झगड़ा हो गया, शादी में ही झगड़ा हो गया, विदाई तो हो गई, अब लड़की अपने मायके नहीं जाएगी, ये भी एक तरह का अब्यूज है। क्यों नहीं जाएगी? आप मुझे बताइए, जिस परिवार के साथ उसने इतने दिन बिताए हैं, वो पेरेंट्स के साथ जो अटैचमेंट है, ये अपने आप में क्रूएलिटी है या नहीं है? तो इसी तरह की जो चीजें, ये सारी चीजें इस एक्ट में डिफाइंड है। बाकी कहीं भी अब्यूज को इतना डिटेल में डिफाइन नहीं किया गया है जो इस एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसी के साथ जो आता है, जो सेक्सुअल अब्यूज की हम बात करते हैं, देखिए सेक्सुअल अब्यूज जो है ये एक ऐसी चीज है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इमोशनल अब्यूज की तरह ये भी बहुत सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक बहुत टैबूड सब्जेक्ट है हमारे समाज में, हम बात नहीं करते। और ये अब्यूज जो है वो एक इतना पर्सनल मैटर है कि आदमी हर एक के सामने बोल भी नहीं पाता।
तो कहीं ना कहीं जो है, अभी हम जब डाटा शेयर करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कितना ज्यादा कॉमन है, लेकिन इसके बारे में लोग बात नहीं करते ना इससे, और इसके बहुत जो है जिसे कहना चाहिए लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशंस है। लेकिन हम जो है इस पर, और कई बार तो होता है जब मैं रिलेशनशिप काउंसलिंग करती हूँ एक्चुअली, तो कई बार होता है कि लड़ाई झगड़े की वजह जो है वो कुछ और है, और हम समझ नहीं पा रहे हैं हम किस वजह से झगड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंटीमेट रिलेशनशिप जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये इस तरह से जो है अच्छा, जो फोर्थ आपका जो मैंने बताया कि ये हमारे कानून में है, इकोनॉमिक अब्यूज, की आप जो है मनी कंट्रोल करते हैं। देखिए हम लोग एक चीज आजकल काफी हम लोग देखते हैं, और हम लड़कियों को अपनी, बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं बढ़ावा भी देते हैं कि बेटा नौकरी करो, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जरूरी है। लेकिन यकीन मानिए ऐसी भी महिलाएं मिलेंगी जो कि नौकरी करती हैं, कमाती हैं, लेकिन वो पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। वो पैसा अगर उन्हें उसमें से थोड़ा भी पैसा कहीं खर्च करना है तो उनको पूछना पड़ता है, या उनको मना कर दिया जाता है। तो ये एक तरह से इकोनॉमिक अब्यूज में आता है। फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपका जो स्त्री धन है, उसके बारे में जो है लोग कई बार होता है कि वो पैसा आपने किसी और को दे दिया, बेच दिया, उसको खर्च कर दिया, आपकी ये आपका है। तो हमारे जो इकोनॉमिक अब्यूज में ये सारी चीजें आती हैं। और आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, अगर आपकी जो बिलोंगिंग्स है वो सारी भी कोई अगर डिस्ट्रॉय करता है, या आपको प्रॉपर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर के लिए पैसा नहीं मिलता, आपके बच्चे के खर्च के लिए पैसा नहीं मिलता, ये आपका इमोशनल अब्यूज में आता है। यहाँ पर जो है मनी को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए जो है यूज किया जा रहा है। तो ये जो है बहुत डिटेल में डिफाइंड है हमारे एक्ट में, और बहुत सारी चीजें जो है इसमें बताई गई हैं जो कि हम लोग कई बार सोचते भी नहीं है। अब इसमें जो डेफिनेशन है मैं कुछ बताऊं आपको। एग्रीव्ड पर्सन यानी वो व्यक्ति जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, वो कोई वुमेन हो सकती है, और इसमें चाइल्ड भी हो सकता है, मेल और फीमेल, चाइल्ड दोनों में, 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसके साथ जो है इस तरह का कोई डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट किया गया हो। यहाँ पर वुमेन जो है, चाइल्ड जो है, एक कई बार जो है को कंप्लेनेंट भी बनते हैं महिला के साथ में, अगर पत्नी ने शिकायत करी है तो बच्चे साथ में आ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा एक है व्हाट इज डोमेस्टिक रिलेशनशिप, यानी कि क्या घरेलू रिश्ते किसकी बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सारे रिश्ते इसमें आते हैं, चाहे वो रक्त संबंधों के हों, चाहे वो मैरिज के हों, या फिर वो ऐसे रिलेशनशिप हो जो कि नेचर ऑफ मैरिज, जैसे कि हमारा लिव इन रिलेशनशिप है। अगर किसी, इसमें बहुत सारे जो है 2005 से अभी तक बहुत सारे केसेस में बहुत सारी नई नई चीजें जोड़ी गई हैं। तो ये जो आपका लिव इन वाला वो है, वो इसमें इसीलिए डाला गया है क्योंकि ऐसी बहुत सारे केसेस आते हैं जहां पर महिलाएं साथ में रह रही हैं और उनके साथ हिंसा की शिकार होती हैं, तो वो इसमें कवर की गई हैं। एंड शेयर्ड हाउस होल्ड, ये एक ऐसा घर, मतलब शेयर हाउस होल्ड उस जगह की बात है जहां पर महिला उस रिस्पोंडेंट यानी जिसके खिलाफ वो शिकायत कर रही है उसके साथ रह रही है, या पहले रहती थी जब उसके साथ घरेलू हिंसा हुई। तो ये कुछ डेफिनेशंस है। इसके अलावा जो है किसके खिलाफ कंप्लेन हो सकती है, किसी भी एडल्ट मेल मेंबर के साथ के खिलाफ हो सकती है जो कि किसी विमेन के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो, यानी कि उसका पति, भाई, पुत्र या पार्टनर कोई भी हो सकता है, बट वो एडल्ट होना चाहिए मेल। किसी बच्चे के खिलाफ इसमें शिकायत नहीं हो सकती, और डायरेक्टली पहले तो महिला के खिलाफ भी नहीं हो सकती थी, लेकिन बाद में जो है इसमें जोड़ा गया कि रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और द मेल, जो भी मेल पार्टनर या हस्बैंड के रिलेटिव्स हो सकते हैं, और रिलेटिव्स में मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। माँ हो सकती है, जैसे कि अगर वाइफ ने लगाया है तो अपनी जैसे सास है, ननद है, इनके खिलाफ आप लगा सकते हैं। पहले था कि सिर्फ आप एडल्ट मेल मेंबर के खिलाफ ही लगा सकते थे। तो अब किसको जो है कौन कर सकता है, या किसको जो है आपको इंफॉर्मेशन देनी है, तो अगर किसी महिला जिसको इस तरह के उसकी जरूरत है तो सबसे पहले वो कर सकती है। एक तो सबसे पहला जो है कि आपके पास के निकट के पुलिस थाने में आप पुलिस ऑफिसर के पास जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आप पुलिस में नहीं जाना चाहती तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इस लॉ के थ्रू बनाए गए हैं, रूल्स बने हैं। तो उसमें बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफिसर्स महिलाओं को बनाया जाता है, जो कि महिला बाल विकास या उसकी जो अधिकारी होती हैं उनको ये चार्ज दिए जाते हैं कि वो जो है महिलाओं को
इस प्रोटेक्शन ऑफिसर होती हैं। और सर्विस प्रोवाइडर्स वो लोग होते हैं जो भी रजिस्टर्ड एनजीओज होते हैं, जो कि महिला के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या फिर जो शेल्टर होम चला रहे हैं, या जो कि मेडिकल जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे सर्विस प्रोवाइडर इसमें डिफाइन किए गए हैं। क्योंकि अगर एक महिला आती है, किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आती है या कंप्लेन लेके आती है, और उसको ये है कि उसकी जान को खतरा है और उसको कहीं रहना है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स उसको जो है शेल्टर होम में जा सकती है वो, जब तक कि उसको कोई ऑर्डर जो है नहीं हो जाता प्रोटेक्शन का, तब तक के बीच में, या उसकी मेडिकल, अगर उसको चोट लगी है तो उसका मेडिकल करवाना है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर डिफाइंड है। और तीसरा जो है, किसको आप जा सकते हैं, सीधे मैजिस्ट्रेट के पास भी आप जा सकते हैं। जो भी एग्रीव पार्टी है, जो भी पर्सन है, महिला है, वो इन तरीकों से इस कानून के अंतर्गत जा सकती है। इसके अलावा जो है, अगर हम देखें, जो है मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट जो कौन कर सकता है, तो एक तो वो जो महिला है वो कर ही सकती है, भी मैंने आपको बताया। उसके अलावा उसके बिहाफ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर कर सकता है। और तीसरा, कोई भी व्यक्ति उस महिला के बिहाफ पे कोर्ट जा सकता है, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे उसका कोई पड़ोसी हो, कोई रिश्तेदार हो। अगर वो महिला अपने आप सक्षम नहीं है तो जा सकता है। और इसमें एनजीओज और इनको एक प्रोटेक्शन भी दिया है। इसमें ये दिया है कि उनके खिलाफ कोई सिविल कंप्लेंट, कोई केस नहीं फाइल किया जा सकता, क्योंकि वो एक, ये माना जाता है कि वो एक गुडविल में उसकी मदद करने के लिए कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई आप नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स। अब ऑर्डर्स आते हैं। तो जब आप महिला जाती है, एक आपने एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के बाद तीसरे दिन आपका जब शुरू होता है, तो ये देखा जाता है कि भाई, एक तो ये कर सकते हैं कि काउंसलिंग के ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई या तो अकेले या दोनों को बैठ के काउंसलिंग करें और देखें कि इनकी क्या विवाद है, अगर उसको लगता है मजिस्ट्रेट को। और यहाँ पर जो है ये जरूरी है, क्योंकि 60 दिन में केस कंप्लीट होना है, तो महिला के मतलब इसको जो नेक्स्ट वो रखते हैं हियरिंग, वो 60 दिन के पहले ही होगी, कि उस बीच में काउंसलिंग होके और मजिस्ट्रेट से बात हो जाए। काउंसलिंग के बाद इसमें होता है कि ये ऑर्डर हो सकता है कि उस महिला को उस घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। मजिस्ट्रेट के पास अगर वो महिला आती है और वो चाहती है कि भाई मुझे निकाल दिया गया है या मुझे निकाल रहे हैं, तो ये ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द केस। इसी के बाद जो है, अगर महिला को ये लगता है या मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये प्रोसीडिंग कैमरे में होनी चाहिए, तो कैमरे में भी हो सकती है। ये घरेलू हिंसा अधिनियम में है। इसके अलावा आता है आपका प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर बहुत तरह के होते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर में जो है क्या होता है, जैसे महिला को मान लीजिए फिजिकल वायलेंस है, तो वो वहां पे ऑर्डर कर सकते हैं कि आप उस महिला के साथ ऐसा नहीं करेंगे, या फिर आप उस महिला जहां रह रही है, जहां ऑफिस में काम कर रही है, वहां रिस्पोंडेंट नहीं जाएगा। अगर बच्चा है तो स्कूल नहीं जाएगा, जहां वो जाती है वहां आप नहीं जा सकते। फिर उसको ये भी आप कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है कि आप किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ये प्रोटेक्शन ऑर्डर है, जिससे कि वो महिला दोबारा उस हिंसा का शिकार न हो, उसी घर में रहते हुए भी। जैसे इसके जो दूसरा आपका है रेजिडेंट ऑर्डर है, ये सेक्शन 19 में है। महिला उस घर में रह सकती है। उसके साथ ये प्रोटेक्शन ऑर्डर्स होते हैं कि आप पुरुष या उसके कोई रिश्तेदार उससे बात नहीं करेंगे, उससे जो है आपको ये प्रोहिबिट, अगर दैट डिपेंड्स ऑन द केस कि किस तरह का केस है, उस हिसाब से मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रीम केसेस में उस रिस्पोंडेंट, यानी जो पुरुष है जिसके लिए ये कहा गया है कि इसने घरेलू हिंसा करी है, उसको ये भी कहा जा सकता है कि आप उस घर में नहीं रहेंगे, आप अलग चले जाइए। ये भी किया जा सकता है कि अगर महिला वहां सेफ नहीं लग रही है तो आप एक किराए का घर लीजिए, उसका किराया दीजिए और महिला को वहां रखिए। ये भी किया जा सकता है। लेकिन हाँ, घर से जो बाहर करने का और आदेश है वो पुरुषों के साथ तो हो सकता है, लेकिन महिला, जैसे अगर मान लीजिए कि पति के साथ उसकी सास का भी उसमें रिस्पोंडेंट है या उसके ऊपर भी क्लेम है, तो उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते घर से। घर को बेच नहीं सकते। उस महिला का उस घर में कोई मान लीजिए कि कोई पूरा पुरुष ही आप का ही उसके नाम पर है, वो जब तक ये ऑर्डर चल रहे हैं, जब तक कि मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना आप उस प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। चाहे वो किराए का घर हो, आप छोड़ नहीं सकते बिना परमिशन के। और अगर आप किराए का घर ले रहे हैं तो वो उसी लाइफ स्टाइल का और उसी डिग्निटी का होना चाहिए जिसमें कि वो महिला पहले रह रही थी। तो बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो कि डिपेंड करता है कि आप क्या रिलीफ चाहते हो, जो महिला गई है वो क्या मांग रही है,
और अगर मजिस्ट्रेट को समझ में आता है कि इसकी मांग जायज है तो इस तरह के ऑर्डर्स करने के अधिकार हैं। मतलब अगर आप देखें तो इसमें महिलाओं को बहुत सारे अधिकार हैं। और ये इसलिए मैं कहती हूँ इमरजेंसी प्रोविजन वाला जो इसलिए ये है क्योंकि देखिए बहुत सारे इन्हीं वजहों की वजह से लोग कोर्ट नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कहा कि घर से निकाल दिया तो खाने को तो है नहीं, तो हम कैसे कोर्ट जाएंगे, और अगर 3-5 साल बाद मुकदमा जीत भी गए तो हम जो है तब तक तो हम जिंदा ही नहीं बचेंगे, करेंगे क्या। देन यहाँ पर ये सारी प्रोविजंस है, जैसे मॉनेटरी रिलीफ सेक्शन 20 में जो है, अगर आपने कहा कि भाई किराए से घर दे दीजिए, अब वो महिला अगर काम नहीं करती या करती भी तो भी उसके और उसके बच्चे के खर्चे के लिए आपको देना है, और ऐसा देना है पैसा कि जो है जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो रह रही है उतना रह पाए। उसके अलावा अगर किसी दूसरी तरफ से भी ऑर्डर हुए हैं, जैसे 125 में जो मिलते हैं मेंटेनेंस के ऑर्डर होते हैं, तो उसके साथ भी ये किए जा सकता है, मॉनेटरी रिलीफ भी कर सकते हैं। अगर जो है जैसे कि इसमें ये मानते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए मार दिया तो हम काम पे नहीं जा पाए तो हमें नुकसान हुआ, या हमारा हमें चोट लग गई तो हमारे को मेडिकल के लिए हमें लॉसेस हुए, और बहुत सारी और चीजें होती है, तो ये सेक्शन 20 में मॉनेटरी जो है मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो करे जा सकते हैं। इसके अलावा आपका कस्टडी ऑर्डर, देखिए कई बार होता है कि बच्चे इन्वॉल्व हैं, महिलाएं नहीं घर छोड़ के जाती घरेलू हिंसा में कि हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाएगा, हम अपने बच्चे को कैसे छोड़ दें। तो यहाँ पर यह है कि जो मैटर ऑफ कस्टडी, अगर डिवोर्स चल रहा है तो वो तो बहुत लंबे चलते हैं, उसमें तब तक बहुत समय होता है, वो अपने आप में मानते हैं कि महिला के लिए वायलेंट है कि उसके बच्चे को आप छीन लिए, तो यहाँ पर वो टेम्परेरी कस्टडी का ऑर्डर भी मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें हम तो ये कंपनसेशन और डैमेज, ये देखिए सेक्शन 22 जो है इसका, ये कहीं ना कहीं आपको कि जो और भी कंपनसेशन मॉनेटरी मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि आपको बहुत मेंटल टॉर्चर हुआ है या आपको इंजरीज हुई, उससे आपको जो डिस्ट्रेस हुआ, तो वो आपको रिस्पोंडेंट को पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए नहीं दे रहा है, ऑर्डर हो गया उसके बाद भी नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं अगर वो सर्विस में है कि जो इसकी तनख्वाह है वो डायरेक्टली उसमें से इतना पैसा महिला को चला जाए, और या फिर अगर वो कोई बिजनेस करता है तो जिनके साथ है तो वो डायरेक्टली वो पैसा वहां से आइदर वो कोर्ट में जमा करें या फिर महिला को मिले, सो दैट कि ऐसा ना हो कि आपके ऑर्डर के बाद भी जो है वो महिला डिस्ट्रेस में हो, वो महिला को न्याय ना मिले। तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इसमें प्रोविजंस हैं। अच्छा, अगर मजिस्ट्रेट के ऑफिस ऑर्डर का कोई भी अगर आप वो करते हो, ब्रीच करते हो या नहीं मानते हो, तो मैंने आपको बताया था कि 1 साल तक की सजा और 20,000 तक का जुर्माना या दोनों किए जा सकते हैं। इसी तरह जो है हम इसमें जो है ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सुनने के बाद ही आप जो है ऑर्डर करेंगे, इंटरिम ऑर्डर्स भी होते हैं कि अगर कोर्ट को ये लगता है, मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अभी इनको तुरंत जरूरत है तो ठीक है, या अगर वो आपका रिस्पोंडेंट नहीं भी आ पाया है तो भी ऑर्डर्स जो है इस तरह के मेंटेनेंस के और चीजों के हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या है इसमें डिफाइन की है ड्यूटीज पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और द मजिस्ट्रेट की। सेक्शन 5 में दिए गए हैं। तो सबसे पहला तो है कि उस महिला को आपको ये बताना कि आप कैसे जो है एक एप्लीकेशन लिख के रिलीफ ले सकती हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हमारे पास जानकारी का अभाव होता है, अवेयरनेस नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाएं। तो सबसे पहला एक राइट है एक महिला का कि वो ये इनमें से जिसके पास भी जाती है वो उसको बताए कि वो कैसे रिलीफ ले सकती है। दूसरा है कि क्या क्या सर्विसेज हैं, अगर मान लीजिए वो महिला उस घर में डरी हुई है, वायलेंट है घर, तो उसको हो सकता है कि उसे कहीं रहने की जरूरत हो तो शेल्टर होम, इलाज के लिए मेडिकल फैसिलिटीज, वो सारी अवेलेबिलिटी सर्विसेज की, और कौन कौन से लोग इसमें उसकी मदद करेंगे इसकी जानकारी देंगे। फिर जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर उसके लिए क्या क्या उसके क्या रूल्स हैं वो बता सकता है कि वो उसके बिहाफ पे कंप्लेन कर सकता है, वो उसको सारी जगह सारे इन सर्विसेज को बता सकता है, और कौन प्रोटेक्शन ऑफिसर है वहां का उसके बारे में जानकारी। फिर राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज, देखिए महिलाओं को जो है सेक्शन जो है लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 में फ्री लीगल सर्विसेज का जो है प्रावधान है, लेकिन इसके बारे में क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता इसलिए हमें
हम इसको नहीं अवेल कर पाते। तो यहाँ पर इस एक्ट में ये दिया गया है कि अगर जिसके पास भी वो एक महिला जाती है, या अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी जो पड़ोसी है, अगर वो कंप्लेन करता है प्रोटेक्शन ऑफिसर को कि भाई इस तरह से हमारे पड़ोस में कहीं हिंसा हो रही है, तो फिर उसको ये सारी सर्विसेज उस महिला को दी जा सकती है। कोई भी कंप्लेन कर सकता है अगर इस तरह की कोई चीज हो रही है। फिर ये भी आप उसको बताएंगे कि आपको और कौन कौन से राइट्स हैं, कि आप किन सेक्शन में इसके अलावा आप कहाँ कहाँ अपनी केस कर सकते हो, जो भी आपके लिए रेलेवेंट है वहां पर वो हम कर सकते हैं। एंड देन दिस इज द लास्ट, कि कौन सा जो है मजिस्ट्रेट, सेक्शन 27 में ये बताया गया है कि कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो है वो ये ऑर्डर्स को दे सकता है। पर कहाँ का होगा, एरिया वाइज अगर डिफाइन करें लोकल लिमिट्स, तो या तो जहां पर जो पर्सन जिसने शिकायत करी है वो परमानेंटली रहता हो या टेम्परेरली रहता हो, और या फिर जो है वहां बिजनेस है वहां पे एम्प्लॉय हो, या फिर जो जिसके खिलाफ शिकायत है वो जहां रहता है या जहां एम्प्लॉयड है वहां कर सकते हैं। और तीसरा प्लेस है जहां पर जो है ये आपका कॉज ऑफ एक्शन या ये डोमेस्टिक वायलेंस किया गया है, उस एरिया में लोकल आप कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल मैंने आपको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बताया। देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है, और इससे जो है हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित चीज बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर मैं एक इसके साथ एक पॉइंट ऑफ कॉशन की एक बात कहूंगी कि क्या होता है कि जब ये कानून बनते हैं तो जो एक तो अवेयरनेस कम होती है, या कुछ लोग जो बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, बहुत लोग नहीं होते, 100 में 1 या 2 लोग होते हैं जो इनको मिसयूज करते हैं। पर उसकी वजह से वो 99 लोग जो सही में दिक्कत में होते हैं उनकी जिंदगी आप और परेशान कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? देखिए अगर एक मेंटालिटी आ जाती है कि लोग भाई इसको मिसयूज करते हैं, तो जो सही में लोग बात करते हैं उनके लिए भी, जो भाई देखिए जो मजिस्ट्रेट है, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है, हम हैं, आप हैं, वी लिव इन द सेम सोसाइटी। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है अरे आजकल तो लोग ऐसी शिकायत कर देते हैं, क्या पता, क्योंकि ये चीज किसी के सामने होती नहीं है। तो प्लीज जो लोग भी हैं, देखिए आप अपने छोटे गेन के लिए एक बहुत लार्जर जो है ऑडियंस का, बहुत सारे लोगों का नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर मिसयूज होगा तो कहीं ना कहीं इस लॉ का जो एक वेट है, जिसे कहना चाहिए, इस लॉ की जो एक वो है महिलाओं के प्रति जो एक इतना उनके रक्षा के लिए जो एक बनाया गया है, उसकी कहीं ना कहीं फिर जो है जब ऑर्डर्स मजिस्ट्रेट करते हैं तो एक दिमाग में कहीं है कि भाई ये गलत भी बोल सकती है, क्योंकि इनको प्रूफ करना, इन ऑफेंसेस को प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है। फिजिकल वायलेंस को प्रूफ करना आसान है, इमोशनल सेक्सुअल वायलेंस को प्रूफ करना बहुत डिफिकल्ट है। इकोनॉमिक वायलेंस को भी आप कर सकते हैं कि भाई नहीं दे रहे हैं हमको पैसा। तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए जरूरी है, बीइंग अ वुमेन प्लीज इन सब चीजों के लिए अवेयर हो, और ये आपकी सुरक्षा के लिए है, तब यूज करें जब इसकी जरूरत है। और अगर किसी को आपके आसपास में जरूरत है तो जरूर उसको इसके बारे में बताएं। अब जो ओके ये तो हो चुका है, मैंने इसको शो कर दिया। अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है हम उसकी बात करेंगे, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन चिल्ड्रन। बच्चों पर क्या असर होता है। इसको शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक कहानी छोटी सी शेयर करना चाहती हूँ। एक हस्बैंड वाइफ थे, छोटी सी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, दोनों वर्किंग थे, एक छोटी सी बेटी थी 4 साल की। सब ठीक ही था, लेकिन जो हस्बैंड थे उनको एंगर इश्यूज थे। वो कभी कभी गुस्सा उनको जब आता था तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और वो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ फिजिकल हो जाते थे, हाथ उठा देते थे, और बट उसके बाद वो माफी भी मांग लेते थे। और पत्नी जो है वो उनको लगता था कि अरे 1 बार 2 बार 3 बार चीजें हो गई, तो उनको ये समझ, वर्किंग थी, सब कुछ था, पर उनको लगता था कि अब मैं किससे कहूँ, लोग क्या कहेंगे। एक जो नॉर्मल सी, देखिए हम सभी के साथ होता है, क्योंकि हमारा समाज बहुत स्टिग्माइज करता है एक विमेन को जो अकेली होती है या इस तरह की बातें करती है। तो कहीं ना कहीं उनकी एक कहानी चल रही थी, और वो भाई अब नेचुरली जब फिजिकली आपको किसी ने मार दिया, कहीं चोट लग गई तो चेहरे पे निशान आ गया, अब अगले दिन ऑफिस जाना है, तो वो मेकअप वगैरह करके जाती थी अपना अच्छे से, कि जिससे कि वो किसी को दिखे नहीं और लोग पूछे नहीं। तो ऐसे चल रहा था। तो एक दिन उनकी 4 साल की बिटिया उनके पास आई
और उन्होंने पूछा कि भाई मम्मी, आप जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या आप मुझे मेकअप करना सिखा दोगी? उसको बड़ा आश्चर्य भी हुआ। उसने कहा क्यों, तुम क्या करोगी मेकअप करके, यू लुक सो प्रेटी, तुम तो बहुत अच्छी हो। तो उसने कहा कि नहीं मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना और जब मेरा हस्बैंड मुझे पीटेगा तो मैं भी आपकी तरह मेकअप करके ऑफिस जाऊंगी। एट दैट टाइम शी रियलाइज्ड कि मैं अपने बच्चे को क्या सिखा रही हूँ, मैं क्या दे रही हूँ। ये सिर्फ मेरे लिए, देखिए डोमेस्टिक वायलेंस उस महिला के लिए या वो जो भी व्यक्ति है जिसके साथ हो रहा है उसके लिए तो बहुत हार्मफुल है ही, उसके साथ साथ जो लोग उस हाउस होल्ड में रह रहे हैं उन सबके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। हम उन्हें क्या दिखा रहे हैं ये हम पर निर्भर करता है। तो ऐसे घरों में इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी रिश्ते हैं और जहां पर फिजिकल वायलेंस नहीं भी है, जहां पर इमोशनल अब्यूज है, वो भी आपको लगता है कि बच्चे समझते नहीं, बच्चे सब समझते हैं। घर का एटमॉस्फेयर हॉस्टाइल है, मम्मी पापा आपस में बात नहीं कर रहे हैं, या एक आदमी चिल्ला रहा है, मार नहीं रहा है लेकिन वो येल कर रहा है, वो कुछ भी बोल दिया, तो वो एक बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है। मैं अभी इससे हम लोग देखें तो अब अगर हम देखें कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है, अब हम देखते हैं कि हमारे देश में कितना है। तो ये एनसीआरबी का जो है रिपोर्ट्स हैं कि 2019 के 20 और 21 में तो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ही ज्यादा हुआ लॉकडाउन के बीच में। ये बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं कि जो टोटल केसेस क्राइम के होते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है डोमेस्टिक वायलेंस 30.9%। और ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर किए जाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते कहीं। बहुत सारी महिलाएं इस सब के साथ अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लेती हैं और वो ऐसे ही एज इट इज रहती हैं जो किसी को नहीं पता होती। तो ये उन केसेस की बात हो रही है। तो एक बहुत बड़ी जो है मेजॉरिटी है। अगर हम देखें, ये डिफरेंट स्टडीज का डाटा है, ये किसी उसका नहीं, बहुत सारी स्टडीज इंडिया में भी होती हैं इसके बारे में डोमेस्टिक वायलेंस में। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है डिफरेंट स्टडीज में ये बताया है। फिर इसमें अगर हम फिजिकल वायलेंस देखें तो फिजिकल वायलेंस भी 21 to 48% है, एंड देन सेक्सुअल वायलेंस भी 50 to 20% है। हालांकि ये सब डाटा में मैं यही कहूंगी कि इस डाटा को हम बहुत ऑथेंटिक इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम रिपोर्ट्स नहीं होती हैं। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5 की जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें 70, अभी उसका फर्स्ट हाफ आया है एक्चुअली 18 स्टेट्स का है, जो वो स्टेट्स हैं साउथ वाले जहां पर लिटरेसी ज्यादा है। वहां पर आप देखेंगे कि वहां 70% से ज्यादा महिलाओं ने कहा है कि वो रिपोर्ट नहीं करना चाहती या वो नहीं करती, उनके साथ होता है लेकिन वो ठीक है, इट्स ओके। इसी तरह अगर हम देखें कि क्या रीजन है, क्यों करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, क्या मजा है, तो देखिए सिंपल सी चीज है कि डिजायर टू कंट्रोल, और कहीं ना कहीं ये हमारा लर्न बिहेवियर है। हमने देखा कि जो है एग्रेशन, मारपीट, या किसी को हम जो है सता रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ गेन हो रहा है, या हम उसको जो है पावर रिलेशनशिप में सुपीरियरिटी के लिए करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कल्चरल नॉर्म्स। हमने बहुत जो है इस पे जिसे कहना चाहिए कि जो कल्चरली हम लोग जिस समाज में बड़े हो रहे हैं वहां कहीं ना कहीं वॉयलेंस को हम जो है परमिट करते हैं। और कहीं ना कहीं जो है देखिए इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि नेशनल फैमिली हेल्थ 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है जिसको देखकर शायद आपको भी लगेगा कि अरे क्या ऐसा होता है। ये है वो परसेंटेज ऑफ वुमेन जो कहती है कि इट इज जस्टिफाइड फॉर अ मैन टू बीट हिज वाइफ, बीट फिजिकल वायलेंस को जो जस्टिफाई कर रही है। फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ये 52% थी, 5 में ये 10% कम हुआ है, लेकिन ये अभी पूरा डाटा नहीं है, ये सिर्फ 18 स्टेट का डाटा है। नॉर्दर्न स्टेट्स बचे हुए हैं जहां लिटरेसी कम है, तो वहां आप ये सोच सकते हैं कि ये शायद फिर बढ़ जाए, या अगर ये इतना भी है तो कहीं ना कहीं आप देखें कि 42% तो महिलाएं ही मान रही हैं कि इट्स ओके, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चरल, हमने इसको इंटरनलाइज कर लिया है, हमने इसको सीख लिया है कि ये तो होता है, सदियों से होता आया है और होता रहेगा।
तो इस पर काम करने की जरूरत है। ये अवेयरनेस में इसने इसीलिए कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम अवेयर ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिना ये अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, ये सारे वर्ल्ड में होता है, और मोस्टली ये विमेन के प्रति ही होता है। विमेन और बच्चे ही इसके जो है वो होते हैं, जो भी विक्टिम्स होते हैं वो वुमेन और बच्चे होते हैं। क्यों होते हैं? पूरे वर्ल्ड में आप, अच्छा कोई ऐसा नहीं है, किसी भी रिलीजन में हो सकता है, किसी भी रेस में हो सकता है, किसी भी कास्ट में हो सकता है, कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आप ले लें, जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है वहां लड़ाई हो रही है। डोमेस्टिक वायलेंस बड़े से बड़े घरों में होता है और छोटे से छोटे घरों में होता है, तो इट्स एवरीवेयर। कहीं ये छुपा हुआ होता है, कहीं सामने होता है, कहीं सटल वे में होता है तो इमोशनल एब्यूज है, और कहीं बहुत वायलेंट है तो मारपीट हो रही है और उस तरह से चीख चिल्ला के होता है, पर होता है और काफी सारी जगह होता है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि कल्चरली जो है हम कहेंगे कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको लोग एक्सेप्टेड बिहेवियर है। और जो आपका आप यूएस और यूके की बात करेंगे तो वहां पर भी बहुत ज्यादा इस पर जो है, इसका जो डाटा हर जगह वही दिक्कत है कि रिपोर्ट्स नहीं होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं तो उनपे काम नहीं होता है, उनपे सजा नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर जगह का, और हमारे देश में तो खैर है ही, जिसके लिए आजकल हम लोग ये लॉ बना है। तो अब हम देखेंगे कि कुछ रिसर्चेस हैं ये, कि बच्चों के ऊपर अगर देखें तो फिजिकल वायलेंस और निग्लेक्ट, वो बच्चे जो वायलेंट घरों में रहते हैं वहां पर 2.9 एंड टू 4.4 टाइम्स ज्यादा होता है। बच्चा जो एक नॉर्मल नॉन वायलेंट घर में रहता है वो कम एक्सपीरियंस करता है फिजिकल वायलेंस और निग्लेक्ट अपने पेरेंट्स से। और ये बहुत नेचुरल भी है, जब पेरेंट्स अपने में ही परेशान है तो वो अपने बच्चे को कैसे देख पाएगा। इसी तरह कुछ और है कि इसके जो है निगेटिव इम्प्लीकेशंस फॉर इमोशनल और मेंटल हेल्थ होता है, इमीडिएटली भी होता है, लॉन्गर टर्म में भी होता है। सिमिलरली जो है एक रिसर्च जो करी गई है ये 2009 की है, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है, दूसरे बच्चों के साथ बात नहीं कर पाते हैं, दूसरे बच्चे मतलब इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं उन बच्चों के उन बच्चों में जो डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करते हैं। इसी तरह अच्छा एक ही होता है ना कि बच्चा छोटा है तो ये बहुत कहने में आता है अरे बच्चे को क्या समझ में आ रहा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत छोटा बच्चा भी आपके घर के वातावरण को समझता है। अगर हम अपने हिंदूस में बात करें अपने, तो हम लोग अभिमन्यु मानते हैं कि उसने तो पेट में ही सीख लिया था, तो कहीं ना कहीं प्रीनेटल स्टेज पर भी इस वायलेंस का असर बच्चे पर होता है। आप देखिए ना जब बच्चा प्रेग्नेंट होती है लेडी तो सब उसको बोलते हैं खूब अच्छा अच्छा देखो, अच्छा खाओ, अच्छा सुनो, क्योंकि बच्चे पे असर होगा। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जब आप लड़ते हो तो आपको ही नहीं लगता कि बच्चे पे असर होगा। भाई जब वो पैदा हुआ ही नहीं था, बना नहीं था, तब असर हो रहा था, तो होने के बाद तो होगा ही। और ये बहुत सारी स्टडीज हैं, ये एक अकेली नहीं है, हजारों हजार स्टडीज हैं जो ये बताती हैं कि बहुत छोटे बच्चे भी इस वायलेंस से इफेक्ट होते हैं। ये मैंने 3-4 स्टडीज इसलिए डाली है क्योंकि बहुत सारी रिसर्च है। अच्छा, लड़के और लड़कियों में कोई बहुत अलग से इम्पैक्ट नहीं होता है। हाँ, एक ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो कई बार इंटरलाइज बिहेवियर्स होता है, जैसे कि वो शट डाउन हो जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती है, एंजाइटी ज्यादा होती है। लड़के में एग्रेशन ज्यादा आता है, जैसे एक्सटर्नलाइज बिहेवियर ज्यादा होते हैं कि लड़के गुस्सा ज्यादा करते हैं, कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि कई बार लड़कियों में भी वो चीजें हैं आज के उसमें, ऐसा नहीं है कि कोई जेंडर डिफरेंस आपका डोमेस्टिक वायलेंस का इम्पैक्ट का नहीं है। फिर बच्चों में अगर हम देखें तो क्या फिजिकल सिम्टम्स होते हैं। देखिए अगर बच्चा है, ऐसे बच्चे जो इन घरों में होते हैं, ये सिम्टम्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो स्कूल टीचर्स हैं या जो सोशल वर्कर्स हैं, जैसे स्कूल्स में भी आजकल काउंसलर्स होते हैं, तो क्या है कि ये चीजें अगर आपको पता है तो आप पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप का आपके बच्चे पे असर हो रहा है। तो कई बार होता है, देखिए बच्चा, मुझे लगता है कि अगर बहुत एब्यूजिव रिलेशनशिप नहीं है या बहुत खराब नहीं है तो बच्चे सभी माँ बाप को प्यारे होते हैं, अपने बच्चे का हार्म नहीं करना चाहते, लेकिन अननोइंगली अनइंटेंशनली आपके अपने झगड़ों से आप अपने बच्चे का हार्म करते हैं। तो मैं तो फिर सबको ये बोलती हूँ कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको बैठ के सुलझा लो,
आप नहीं कर पा रहे हो, कोई आपका नियर डियर, आपका कोई फ्रेंड हो, कोई रिश्तेदार हो, और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो प्रोफेशनल हेल्प जरूर लो। कोई भी चीज अपने आप चेंज नहीं होती। अपने आप कोशिश, आप कहोगे कि मैं कुछ ना करूं और मेरी जिंदगी बदल जाए, वो नहीं होता। काम तो करना पड़ेगा अगर कुछ बदलना है। तो ये सब चीजें ये जो अभी मैं बता रही थी, तो प्लीज वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। जो भी लोग अगर इस तरह के और उनको लगता है कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत खराब कर रहे हैं। तो जैसे बच्चों में, इन बच्चों में अब हम फिजिकल सिम्टम्स पे आते हैं, तो दर्द, सर में दर्द, पेट में दर्द, ये कॉमन है। हालांकि इतने ऐसे छोटे सिम्टम्स हैं जो नॉर्मल भी होते हैं। नर्वस, शॉर्ट अटेंशन स्पैन, यानी जैसे बच्चे चीजों को फोकस कर पाते हैं, ये बच्चे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये हाइपर एक्टिव उसमें होते हैं, हाइपर विजिलेंट स्टेट में होते हैं। इनको पूरे टाइम लगता है कि अभी फिर से नहीं शुरू हो जाए झगड़ा, या मेरे माँ बाप जो है कहीं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ओवर, जिसे कहते हैं ना, ओवर एंशियस होते हैं। तो उनका टाइम, जब आप फोकस ही नहीं कर पाओगे चीजों पे, तो आपका टेंशन स्पैन जो है वो कम हो जाएगा। जो सिम्टम्स एडीएचडी वाले बच्चों में होते हैं, टेंशन डिसऑर्डर वालों में, ये डोमेस्टिक वायलेंस के बच्चों में भी पाए जाते हैं। इसके साथ जो है थकान, पूरे टाइम थके होना, या फिर स्कूल में जो छोटे बच्चे होते हैं, कई बार आप देखेंगे जो कि प्री स्कूलर्स होते हैं, वो सो जाते हैं क्योंकि वो घर में रात में आपके यहाँ इतना जो लड़ाई झगड़ा है, वायलेंस है, तो वो बच्चे घबरा के, नींद नहीं आना, ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर ये जल्दी बीमार पड़ते हैं और इनकी पर्सनल हाइजीन जो है वो भी अच्छी नहीं होती। तो ये कुछ फिजिकल सिम्टम्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि जो है अगर बच्चा कहीं किसी तरह के डोमेस्टिक वायलेंस में है, फंसा हुआ है। अब इमोशंस की बात करें तो सबसे बड़ा इमोशन आता है फियर। देखिए, अगर फिजिकल वायलेंस है या चीखना है, चिल्लाना है, तो एक बच्चा जो छोटा है, अच्छा, उसके लिए एक और डिलेमा है। एक तरफ माँ है, एक तरफ पिता है। नॉर्मल अगर आप रह रहे हैं तो आप दोनों से, बच्चा है तो दोनों से उतना ही अटैच्ड होता है। तो एक उसको समझ नहीं आता, जैसे कि जो फियर के साथ साथ जो दूसरा इमोशन आता है वो कंफ्यूजन होता है कि मैं क्या करूं। फिर एक ये घबराहट भी होती है कि अगर ये लोग अलग हो गए, थोड़ा बड़ा होता है बच्चा तो उसको डिवोर्स भी समझ में आता है, सेपरेशन भी समझ में आता है, तो मैं किसके साथ रहूंगा, मुझे इसके साथ भी रहना है, मुझे दोनों के साथ रहना पसंद है। वो एक कंफ्यूजन है, डिलेमा है। और इसके अलावा जो इमोशंस होते हैं, एंगर, देखिए गुस्सा आता है लेकिन वो गुस्सा नहीं दिखा सकता, तो कहीं ना कहीं वो पैसिव एंगर आपका आता जाता है बच्चे के अंदर। और आप देखेंगे कि जिन घरों में पेरेंट्स बहुत एंगर शो करते हैं, हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग पिताजी पे पड़ा, इनके पिताजी भी ऐसे चिल्लाते थे, तो ये पड़ा नहीं होता, ये देखता है, ये लर्न्ड बिहेवियर है। हम कहते हैं साइकोलॉजी में कि देखकर सीखना। वही चीज आप पिक्चर दिखाते हो, बच्चे को याद रहती है, वही कॉपी किताब पढ़ाते हो तो नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जो हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं हम सीखते हैं। और हम ये सीख रहा है बच्चा वहां पर कि एंगर किसी ने भी किया, पेरेंट में से, मदर ने, फादर ने, तो उसका उस जो चीज चाहता था वो हो गया, तो आपको लगा कि ये एक तरीका है अपनी बात मनवाने का। तो कहीं ना कहीं हमने ये अपने दिमाग में उस बच्चे के आ गया कि ये एक तरीका है। ये बच्चे जो हैं जब एडोलेसेंस या टीनेज में आते हैं, तो ये स्कूल में बहुत वायलेंस में आते हैं, या तो एकदम शट डाउन होते हैं या बहुत वायलेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने सीखा वही है कि आप हमारी बात नहीं मान रहे तो हम तुमसे लड़ेंगे, हम तुम्हें मारेंगे। तो ये आती है चीजें। इसके अलावा बीइंग नम और नॉट फीलिंग मच ऑफ एनीथिंग, कई बार बिल्कुल शट हो जाते हैं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल चुपचाप जो है अपना उनको लगता है कि मैं कुछ करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। ये डिप्रेशन वाली जो आपकी आती है, जो बड़े होकर डिप्रेशन सिम्टम्स आते हैं, ये वो वाले बच्चे होते हैं। इसके अलावा गिल्ट और शेम। देखिए, गिल्ट क्यों? क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता, कई बार लगने लगता है कि शायद मेरी ही वजह से ऐसा हो गया है, मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से ये लोग लड़ रहे हैं। देखिए, बच्चा है, छोटा है। और शेम, आप बाहर वालों के, क्योंकि आपको नहीं पता कि हमारे घर में कभी झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो नेचुरली बाहर के लोग जो आपके अड़ोस पड़ोस के हैं, जो आपके पास के लोग हैं, पीयर हैं, तो एक डर होता है, शर्म होती है कि अरे हमारे घर में, बाकियों के यहाँ तो ऐसा होता नहीं, हमारे यहाँ होता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये फीलिंग्स आती हैं बच्चों में।
इसके अलावा अगर हम कैटेगरी वाइज, एज वाइज अगर हम डिस्क्राइब करें, तो जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो सिम्टम्स होते हैं वो कई बार जो है बच्चे वापस से बेड वेटिंग करने लगते हैं, अंगूठा चूसना है, बहुत रोना चिल्लाना, ये होता है जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होते हैं छोटे। बच्चों में नींद ना आना या ज्यादा सोना, ये एक और सिम्टम होता है। इसके अलावा सीवियर सेपरेशन एंजाइटी, यानी जो आपका जो पेरेंट विक्टिम है, जैसे अगर मदर के साथ हो रहा है तो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको उनको लगता है पता नहीं मेरी माँ को, या जो भी वायलेंस हो रहा है वो जिसके साथ हो रहा है वो उसके साथ बहुत, उसको स्कूल नहीं जाना चाहते, उसको लगता है पता नहीं पीछे क्या हो जाएगा मेरे पीछे, तो मैं नहीं जाऊंगा। और जो ये होता है सटरिंग एंड हेडिंग, मतलब कि हकलाने लगना या इस तरह के जो डर का जो फीलिंग आती है, ये प्री स्कूल के बच्चों में ये सिम्टम्स आते हैं जो बच्चे वायलेंस को विटनेस करते हैं या जिनके साथ वायलेंस होता है। देखिए खाली विटनेस नहीं करते, बहुत बार होता है जब फिजिकल वायलेंस हो रहा है तो बच्चा बीच में आ गया, उसका साथ भी वायलेंस हो गया, या फादर जो चिल्ला रहे हैं वो बच्चे के ऊपर भी चिल्लाते हैं, क्योंकि वो तो आदत है उनकी, उन्होंने तो वो चीज सीखी है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे चाइल्ड अब्यूज भी होता है वहां पे, जिन घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होता है वहां चाइल्ड अब्यूज बहुत कॉमन है। इसके अलावा अगर हम कहें जब बच्चे स्कूल जाने की एज में होते हैं तो सिम्टम्स क्या होते हैं, वो उस समय जैसे जो छोटा बच्चा 6-7-8 साल का है कि उसको लगता है कि ये शायद मेरी वजह से हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है, स्कूल एक्टिविटीज में नहीं पार्टिसिपेट कर पाते, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है उसमें क्योंकि अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए बच्चों का ब्रेन, जो छोटा बच्चा है उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो उस समय की जो अगर इस तरह की चीजों को वो एक्सपोजर है तो कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि वो उतना जिसे कहना चाहिए चीजों को रिलेट नहीं कर पाता, जो कि एक नॉर्मल बच्चा बेहतर तरीके से कर सकता है। फिर कहीं ना कहीं इसमें अगर हम देखें तो लॉट्स ऑफ हेडेक एंड स्टमक एक इनमें दिखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, और कम दोस्त होते हैं इनके, और जो जिनके साथ दोस्ती होती भी है वहां उनमें झगड़ा लड़ाई इनके साथ काफी होता है। अब आते हैं टीनेजर्स पर। टीनेजर्स जो है वो बहुत निगेटिव वे में जो है करते हैं, क्योंकि उनके घर में उन्होंने वो सीख लिया है, तो लड़ना फैमिली मेंबर्स के साथ या स्कूल से हट जाना, ये कंडक्ट डिसऑर्डर कहलाता है, या रिस्की बिहेवियर। देखिए रिस्की बिहेवियर क्या होता है, कम उम्र में आपका स्मोकिंग करना, ड्रिंक्स करना, ड्रग अब्यूज, हाई रिस्क सेक्स बिहेवियर, ये सारे बिहेवियर बच्चा क्यों करता है, घर में उसके एक्सेप्टेंस नहीं है, घर में वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि एंशियस है, घर में वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ऐसे परिवार जहां बहुत ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो माँ बाप पेरेंट्स अपने में ही इतने इन्वॉल्व है कि वो बच्चों को नहीं देख पाते, तो उनके पास दूसरी चीज क्या होती है, वो उनके दोस्त होते हैं या कोई और बड़ा व्यक्ति जो कि उनको प्यार कर रहा है, जिससे के साथ उनको वो एक इमोशनल अटैचमेंट मिल रहा है, वहां पर वो उन बच्चों का एब्यूज हो सकता है, और कई बार होता भी है। कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो उन बच्चों को के साथ, उन बच्चों का जो ये एक अगर बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, कई बार कुछ टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, कई बार कुछ फ्रेंड्स ऐसे बन जाते हैं कि जो बच्चे इस बिहेवियर के बाद भी सक्सेसफुल हो जाते हैं लाइफ में। क्यों? बिकॉज ऑफ देम। लेकिन इसके साथ साथ निगेटिव लोग भी मिलते हैं, ऐसे लोग जो कि इन बच्चों को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, घर से इसके कोई ध्यान नहीं है, तो हम इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये हाई रिस्क सेक्स बिहेवियर है, या आपका ड्रग यूज है, या ये ड्रग पैडलर हो जाते हैं बच्चे, या सब्सटेंस अब्यूज की बात करें तो देखिए कितने लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। ये जो है बुली जो बच्चे, क्योंकि मैंने बताया ना कि हमने लर्न कर लिया है कि ये एक अच्छा तरीका है, इससे काम हो जाते हैं, तो लड़ना हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि लड़ने क्यों नहीं चाहिए, जब घर में हमारे पेरेंट्स लड़ रहे हैं तो ये एक अच्छा बिहेवियर है, तो वो आप बुली करते हैं दूसरे बच्चों को, मारना पीटना डराना। और हमेशा जो है इन लोगों में लो सेल्फ स्टीम होती है, ये अपने बारे में जो है बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे वायलेंट घरों से हों और उनका सेल्फ स्टीम अच्छा हो।
अब दो तरीके से जो है डोमेस्टिक वायलेंस को जो है लोग, I'm sorry to interrupt you. अभी कितना समय लगेगा और? 5 मिनट और 5 मिनट है। ओके ओके है ना। ओके, मैं बस थोड़ा जल्दी से इसको खत्म अप कर रही हूँ, है ना। जैसे कि एक तो है कि एक्सटर्नलाइज बिहेवियर होता है कुछ बच्चों में, जो कि एग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर जिसे कहना चाहिए, और इंटरनलाइज जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, ये आ जाता है बच्चों में। ये सारे जो है बीमारियां हैं, डिसऑर्डर्स हैं, जिनके जो इन बच्चों में कॉमन है, नॉर्मल बच्चों से ज्यादा पाए जाते हैं। एंड एग्रेशन मैंने बता दिया, डोमेस्टिक। हाँ, बड़े होके एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बड़े होके ये बच्चे डोमेस्टिक वायलेंस, जो अगर मेल होते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो भी अपने पार्टनर को डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, या फीमेल्स होती हैं तो वो एक्सेप्ट करती हैं उस बिहेवियर को। तो ये चीज भी जो है इस तरह की, अगर जब ज्यादा होता है तो सुसाइडल टेंडेंसीज डिप्रेशन के बाद आती हैं, और कंप्लीटली पर्सनैलिटी बच्चे की बदल जाती है। इसी तरह जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है, मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में। और एक ये कंसेप्ट है कि पेरेंटिंग, कई बार होता है कि बच्चा जो है वो माँ बाप के बीच में एक ब्रिज बन जाता है, और वो सारे ही काम करने लगता है और माँ बाप को भी समझा रहा है, वो उसके लिए साइकोलॉजिकली जो है वो डिफिकल्ट होता है। एंड देन आपका जो कोपिंग बिहेवियर्स है, तो जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर वो विड्रॉ कर जाते हैं, अगर झगड़ा हो रहा है तो वो गाना सुन रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली बहुत इफेक्टेड होते हैं। और बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो जो है जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो बीच में बीच बचाव करते हैं या किसी को बुला लेते हैं, ये बिहेवियर्स होते हैं। हम इन बच्चों की कैसे मदद कर सकते हैं? हम इनकी मदद कर सकते हैं कि उनको हम फील कराएं सेफ, उनकी बात करें, उनके फियर्स के बारे में, उनको हेल्दी रिलेशनशिप क्या होती है ये बताएं। इसके साथ हम उनको जो है बाउंड्रीज बता सकते हैं। देखिए, हम जो है लड़कियों को भी और लड़कों को भी ये बहुत जरूरी है कि कहाँ तक आप हम दूसरे के बिहेवियर, जैसे लड़कियां आज की डेट में एडजस्टमेंट सबको करना चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी बाउंड्रीज होनी चाहिए कि कौन सा बिहेवियर कहाँ तक हम एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि धीरे 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 जो है, अगर आप बाउंड्रीज नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आपके हाथ से निकलने लगती हैं। फिर आप जो है कोई रिलायबल सपोर्ट सिस्टम अगर है तो हम, कोई अगर हमारे पास ऐसा विक्टिम आता है बच्चा, तो हम उसको कर सकते हैं। और प्रोफेशनल हेल्प तो कई बार बहुत जरूरी हो जाती है। एंड रोल ऑफ सोसाइटी में मैं जरूर कहूंगी कि जो है हमें एम्पावर करना चाहिए, ऐसे लोगों को, विक्टिम्स को, ना कि स्टिग्माइज करना चाहिए, जो कि हमारे सोसाइटी में बहुत होता है। स्टिग्मा है कि क्यों पति ने छोड़ दिया या क्यों झगड़ा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको वो करते हैं। देन मेंटल हेल्थ को जो है हमें अफोर्डेबल और एसेसिबल बनाना चाहिए सबके लिए। एंड एक इस तरह के प्रोग्राम्स भी होने चाहिए जो प्रिवेंट कर पाए। तो रोल ऑफ सोसाइटी काफी बड़ा है, क्योंकि ये एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मानना है कि सोसाइटी का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो बच्चा, जो हम आगे जाके यही हमारी सोसाइटी को बिल्ड करेंगे, तो अगर वो उनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी तो कहीं ना कहीं जो है हमारी सोसाइटी में वो फुल पोटेंशियल नहीं आएगा। और बच्चे जो है, जो एक जिसे कहना चाहिए कि भविष्य है, तो उनका देखभाल हमें करनी चाहिए। एंड दिस इज द लास्ट वन कि नो वन डिजर्व टू बी अब्यूज्ड। हमेशा रिमेम्बर करिए, तो कहीं भी अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति है तो आपको मदद करनी चाहिए। एंड अब्यूज इज नॉट योर फॉल्ट, and definitely you are not alone. If you are in an abusive relationship, please work on it. There are so many things you can do about it, and there are so many persons, जैसे अभी आपका जो ये है, ये बच्चों के लिए काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। एंड दिस इज मी, आई एम डॉक्टर स्मृति निगम। मैं काउंसलिंग करती हूँ और सोशल वर्कर हूँ, जैसा कि ये मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं। एनीबडी कैन, आप में से कोई भी अगर मुझसे कुछ बात करना चाहता है, पूछना चाहता है, आई एम हियर, यू कैन आस्क। मैं ये स्टॉप, थैंक यू वेरी मच। विल ओपन इट। अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। कुछ चीज, अवेयरनेस, स्टिग्मा एंड रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल, दीज आर द बेसिक थिंग्स ओके which we need to take care. yes sir, actually क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें वेबिनार्स में इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो थोड़ा ऑफलाइन सेशंस में इट्स मच बेटर कि आप बीच में बात कर सकते हैं।
तो नहीं, एनीबॉडी, हम एक बात करेंगे, इसके बाद हम ओपन सत्र जब करते हैं। जी बिल्कुल। विद इन 2-3 मिनट्स मैं पहले आपका धन्यवाद ज्ञापित आभार व्यक्त कर लूं, फिर सत्र को ओपन करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर स्मृति, इट वाज रियली अ नाइस सेशन, compact with lot of informations and lot of things to be done by the society as mentioned in your presentation. It's not the individual problem, it's basically the social problem. A society Yes. needs to address all the issues. So thank you very much. एंड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं ले लूं, उसके बाद इस सत्र को ओपन करूं।